हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एनलाइटेंड एकेडमी। आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ करंट अफेयर की एक स्पेशल सीरीज। इस स्पेशल सीरीज में क्या होगा कि मैं एक टॉपिक पिक करूँगा और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स होंगे उस पर्टिकुलर ईयर के मैं सबको सम अप करके कंबाइंड करके बहुत ही एक्सप्लेन्ड तरीके से आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होंगे। ये पर्टिकुलर करंट अफेयर इधर आप यूपीएससी दे रहे हैं, बीपीएससी दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्लैट हो या सीयूटी हो, किसी भी एग्जाम के लिए रिलेवेंट होगा। इसलिए मैंने इस करंट अफेयर को इस तरीके से प्रिपेयर करने की कोशिश की है कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आपके लिए वो रिलेवेंट बन जाए। ऐसा ना हो कि एक करंट अफेयर आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से अलग अलग तरीके के करंट अफेयर को प्रिपेयर कर रहे हैं, और प्लस जो भी टॉपिक मैं पिक करूंगा उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग भी होगा कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरे अच्छे तरीके से आप वो टॉपिक को समझेंगे और समझ करके उस पर्टिकुलर टॉपिक से जितने भी करंट अफेयर्स होंगे उसको आप कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक मैंने पिक किया है वो है क्रिप्टो करेंसी, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, क्योंकि आप सभी ऑलरेडी काफ़ी हद तक न्यूज़ में इसको सुन चुके हैं, लेकिन इससे बनने वाले क्वेश्चंस एग्जाम में क्या होंगे वो भी मैं आपको डिस्कशन करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक आम भाषा में आप समझिए कि एक वर्चुअल करेंसी है, करेक्ट, वर्चुअल करेंसी। दूसरी भाषा में इसे डिजिटल करेंसी का भी नाम दिया जाता है। नाउ इंडिया में जो गवर्नमेंट है इसको किस तरीके से रिकॉग्नाइज करती है, सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इस पर्टिकुलर एक्ट में मेंशन किया हुआ है इस तरीके की करेंसी को वर्चुअल डिजिटल एसेट, राइट, दैट इज वर्चुअल डिजिटल एसेट। क्लियर है? नाउ अब हम बात करते हैं ये क्रिप्टो करेंसी एग्जैक्टली है क्या, डिजिटल करेंसी या वर्चुअल करेंसी। बट जैसे इसको समझने के लिए, इस पर्टिकुलर करेंसी को समझने के लिए आपको एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी, दैट इज मनी। और देखिए, मैं किसी भी टॉपिक को कराने के पीछे का उद्देश्य ये है कि एक टॉपिक से बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाए। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये वो सब कुछ इर्द गिर्द जितने भी हों, तो आपका एक ब्रॉड होराइजन कंप्लीट हो जाएगा एक पर्टिकुलर टॉपिक से, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी डेवलप होगी। अगर आप कोई भी बड़े कंपिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, लाइक यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी एटसेट्रा, या आप लॉ का एग्जाम दे रहे हैं, इन सभी एग्जामिनेशन में ये सारे चीज़ आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर्टिकुलर टॉपिक से भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रख करके आप साथ बने रहिए और उसके बाद देखिएगा कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लग जाएगा आप सभी के लिए, करेक्ट है। तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए पहले हमें मनी समझना पड़ेगा, और मनी कहाँ पढ़ाया जाता है, आपको इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ाया जाता है। तो जो भी इकोनॉमिक्स के भी बच्चे होंगे उनको भी ये बात पूरी तरह से समझ में आएगी कि मनी क्या होता है। आम भाषा में अगर हम कहें मनी इकोनॉमिक्स के टर्म में, तो इसे हम कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, करेक्ट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो है, लेकिन हमें मनी की ज़रूरत क्यों पड़ी उसके पीछे का भी एक इतिहास है। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं हिस्ट्री ऑफ मनी। देखिए, जब मनी नहीं थी तो उस पहले कोई भी ट्रेड एक सिस्टम पे चलता था जिसे हम कहते थे बार्टर सिस्टम, ठीक है, ट्रेड। अब ये बार्टर सिस्टम क्या होता था, आसान भाषा में अगर हम कहें तो गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड विद गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब एक गुड्स और सर्विस के बदले आप एक गुड्स और सर्विस एक्सचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी बार्बर के पास या नाई के पास जाता हूँ अपना सेविंग करवाने, तो मैं सेविंग करवाऊंगा उससे, बदले में मेरे पास पैसा नहीं है, कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो मुझसे किसी तरीके का हेल्प ले लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास, मैं एक किसान हूँ तो मैं 1 केजी आलू उसको दे दूंगा, तो मैंने क्या किया, उसने अपनी सर्विस दी मुझे सेविंग करके, तो मैंने उसके बदले जो मेरे पास गुड्स था मैंने उसको दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके का सिस्टम होता था। क्यों? क्योंकि पहले कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, किसी एक कॉमन चीज़, इन दोनों के बीच में कोई भी ट्रेड करने के बीच में कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, बीच की एक इंटरमीडिएटरी चीज़ नहीं थी। इस वजह से बार्टर सिस्टम में ट्रेड होता था। और ये कब होता था? हज़ारों सालों पहले, ठीक है, हज़ारों सालों पहले, एंशिएंट टाइम में। बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी। पहली 2 प्रॉब्लम अराइज हुई, ठीक है, प्रॉब्लम्स इन बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम थी। एक प्रॉब्लम क्या निकल करके आई, जिसे हम लोग कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। इसको पहले समझते हैं। देखिए, अब अगर मान लिया जाए कि एक बंदा है जिसके पास आलू है और दूसरे के पास मान लेते हैं कि चावल है। अब ये बंदा जाएगा, अपनी आलू को उसको देगा और उससे वो चावल लेगा, करेक्ट, ठीक है। मान लिया अब ये बंदा जाएगा सामने, क्योंकि इसको चावल चाहिए, तो ये क्या करेगा, वो ऐसे बंदे के पास जाएगा जिसके पास चावल होगा। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये अराइज होती थी कि हो सकता है कि ठीक है, उस सामने वाले बंदे के पास तो चावल है, मैं अपने आलू दे सकता हूँ, आलू दे करके उससे चावल ले लूँगा, लेकिन हो सकता है कि उसे आलू की रिक्वायरमेंट ना हो सकता है कि उसे प्याज की रिक्वायरमेंट है, बट प्याज तो इसके पास है नहीं। तो वो क्या करेगा कि अपने चावल को क्यों एक्सचेंज करेगा, इससे बोलेगा कि भैया मैं अपने चावल को उस इंसान से एक्सचेंज करूँगा जिसके पास प्याज है, क्योंकि मुझे प्याज की ज़रूरत है। अब ये चावल लेकर के एक ऐसे आदमी के पास जाएगा जिसके पास प्याज है,
क्योंकि इसे प्याज चाहिए, लेकिन हो सकता है कि उसको बदले में आलू चाहिए, चावल तो चाहिए नहीं। तो अब वो क्या करेगा कि भैया कैसे इस तरीके करेगा, ये भी रिफ्यूज़ कर देगा, बोलेगा कि नहीं मुझे भैया आपसे चावल नहीं चाहिए क्योंकि मैं आई एम लुकिंग फॉर द पोटैटो, और आपके पास तो पोटैटो है नहीं। तो इस तरीके से प्रॉब्लम अराइज होने लगी। इसलिए हम इसको कहते हैं कोइंसिडेंस, एक ऐसा संयोग ढूंढ पाना या कोइंसिडेंस ढूंढ पाना जहाँ पे मुझे जो ज़रूरत है वो सामने वाले को भी सेम प्रोडक्ट की ज़रूरत है और उसके पास वो प्रोडक्ट है जो मेरी ज़रूरत को फुलफ़िल करता है। इस तरीके से होता क्या था कि लोग अपनी जो चीज़ है उसको ले करके एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव तक चले जाते थे ये कोइंसिडेंस को ढूंढने के लिए, और सामान लेकर के इतने लंबे सफ़र तक चले जाना और उसके बाद भी ऐसा संयोग मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता था। तो ये एक प्रॉब्लम अराइज हुई, इस वजह से बार्टर सिस्टम को डिस्करेज किया गया। अगर हम सेकंड बात करें, क्या प्रॉब्लम आई? प्राइस डिटर्मिनेशन। ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, चलिए एक पॉइंट पे मान लेते हैं कि दोनों बंदे ए और बी को एक दूसरे से जो प्रोडक्ट चाहिए वो तो मिल गया, लेकिन अब अगर मान लिया जाए ये इसके पास पोटैटो है और वो ये कहेगा कि ओके आई विल गिव यू, मैं आपको 1 kg पोटैटो देता हूँ और बदले में आप मुझे 5 kg ऑफ राइस दे दीजिए। ये बोलेगा क्यों भैया, मैं आपको 5 kg ऑफ राइस क्यों दूँ, आप मुझे 1 kg दोगे और मैं आपको मात्र 100 ग्राम ऑफ राइस दूंगा क्योंकि राइस महंगा है। तो अब ये तय कौन करेगा, इन दोनों के बीच में तय कौन करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी। तो ये प्राइस डिटर्मिनेशन कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसके कारण प्रॉब्लम हुई, और कभी कभी तो झगड़े भी हो जाते थे। तो इस तरीके की ये दो प्रॉब्लम को ओवरकम करने के बीच में सोसाइटी ने ऐसा समझा कि कोई तो बीच में ऐसी गुड्स होनी चाहिए, ऐसी चीज़ होनी चाहिए मीडियम, जिससे क्या है कि मान लिया जाए ए के पास फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं पोटैटो है, तो वो क्या करेगा, बी के पास मान लेते हैं राइस है, कोई बात नहीं, ए अपनी पोटैटो को दे देगा, बी उसके बदले में एक मीडियम दे देगा, एक कोई ऐसा गुड्स दे देगा जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा। अब इसे अगर मान लिया जाए किसी इंसान से ओनियन चाहिए तो वो जाएगा उसके पास सेम प्रोडक्ट दे देगा क्योंकि ये तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, और उसके बदले ले लेगा जो आज पैसे का काम करता है। लेकिन मनी की भी अपने आप में एक खासियत है, ठीक है, मनी की भी अपने आप में एक चीज़ है। इसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का इजाद हुआ, जन्म हुआ, जिसे क्या कहा जाने लगा, मनी। अब देखिए, आप लोग मनी सुनते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पैसों से, लेकिन मनी का मतलब पैसा नहीं होता। पैसा मतलब जिस पैसे को आप देख रहे हैं वो तो करेंसी है। मनी करेंसी नहीं हो सकती, मनी कुछ भी हो सकता है जिसकी अपने आप में एक वैल्यू हो और वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क करे। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मनी, ना कि करेंसी। करेंसी तो हम देखते हैं जो रुपीज़ के नोट होते हैं, सिक्के होते हैं, वो होते हैं, लेकिन हमारे माइंड में जब मनी आता है तो हम वही नोट और सिक्कों को देखने लग जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अच्छा वही पैसा है यार, दैट इज़ ए करेंसी, येस दैट एक्ट्स एज अ मनी बिकॉज उसे हमने मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना हुआ है। लेकिन एंशिएंट टाइम पे वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं हुआ करता था, कागज का टुकड़ा। तो सवाल उठ करके आता है कि लोगों ने सबसे पहले मनी को निकाला तो सही, इजाद तो किया कि भैया एक कॉमन चीज़ होनी चाहिए, लेकिन मनी के साथ दिक्कत क्या है कि चलो हम तो मनी निकाल लेंगे, कोई भी चीज़ हो सकती है। अब वो मनी हो सकता है पेपर हो, पेपर के बने हुए नोट हो, या कोई भी चीज़ हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ए को बी से कुछ चाहिए, बदले में बी ने उसको मनी दिया अपने गुड्स के बदले, मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है, तो ये मनी जो भी चीज़ हो एटलीस्ट ए को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि आज मैं एक कपड़ा खरीदने जाता हूँ तो मैं कपड़ा ले लेता हूँ और पैसे उसको 100 रुपये का नोट या 2000 रुपये दे देता हूँ, ठीक है। तो सवाल ये है कि मैं 2000 देता हूँ, वो एक्सेप्ट करता है तभी तो मैं देता हूँ। कभी कभी ऐसा होता होगा गाँव में, आप ले करके जाते होंगे, एक फटा हुआ नोट होगा या कलर लगा हुआ नोट होगा, आप सामान लेते हैं और उसको वो फटा हुआ नोट देते हैं, लेकिन सामने वाला आदमी उस नोट को एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है कि नहीं ये नोट नहीं चलेगा, मुझे फ्रेश नोट दो, ऐसा नोट दो, वैसा नोट दो। हो सकता है कि उसके पास चेंज ना हो तो वो आपकी 500 या 2000 की नोट भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सवाल ये है कि मनी वही एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो सभी लोगों को एक्सेप्टेंस में हो, पूरी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगी तो ये प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होगा। इस वजह से मनी का इजाद हुआ। चलिए, तो स्टार्टिंग में सब लोग किस कंसेंसस पे आ गए, किस चीज़ पे एग्री किए कि भैया वो कौन सी ऐसी प्रोडक्ट होगी जिसको हम मनी का दर्जा दे सकते हैं। तो स्टार्टिंग में सबके पास एक चीज़ कॉमन थी, वो थी कैटल, ठीक है, भेड़ बकरी गाय जो भी होती थी, क्योंकि इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था एंशिएंट टाइम पे। तो लोगों ने बोला कि भैया कैटल तो सभी के पास है, क्योंकि सभी लोग क्या करते थे, डोमेस्टिकेशन करते थे, तो सभी के पास कैटल होता था। तो वो कहते थे ठीक है, हमें जो आपके फॉर एग्जाम्पल एक दाढ़ी बनाने के लिए, एक सेविंग कराने के लिए उसने सेविंग करी, हमने अपनी एक बकरी दे दी, ठीक है। अब बकरी दे दी, अब उसको किसी और आदमी से अगर मान लिया जाए राइस चाहिए तो वो क्या करेगा, उस बकरी को दे देगा और राइस उसके बदले ले लेगा। फिर उस इंसान को अगर बकरी को खा जाना है तो वो खा जाएगा, या फिर किसी और को एक्सचेंज करना होगा, मान लिया जाए किसी से कुछ और खरीदा, कपड़े खरीदे या कोई भी और सर्विसेज ली, तो वो क्या करेगा, बकरी को दे देगा।
लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम तब भी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि प्राइस डिटर्मिनेशन अभी भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था कि भैया ये प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा कि एक बकरी के बदले में आप कितनी सर्विसेज मुझे दे सकते हो। तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी। इसलिए आप देखेंगे एंशिएंट, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि राजा महाराजा जब पूजा पाठ होता था तो दान दक्षिणा के रूप में गाय और बकरियाँ दे देते थे पुरोहित को। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज यही होता था, कैटल, कि आप कुछ भी करो हम आपको उसके बदले में क्या करेंगे, कैटल दे देंगे। फिर आप उस कैटल के बदले में जो भी आपको चाहिए, लैंड चाहिए, ज़मीन चाहिए, दुनिया चाहिए, यहाँ तक कि दहेज भी जब देने की प्रथा थी तो उसमें भी कैटल को ही दे दिया जाता था, 2 जोड़ी गाय, 3 जोड़ी गाय, इस तरीके से। तो ये क्या कर रहा था, कैटल एक्ट कर रहा था मनी की तरह, ठीक है, फाइन। लेकिन मैंने अभी जस्ट बताया कि कैटल के साथ भी प्रॉब्लम थी, और धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्राह्मणिकल कल्चर जो है, ब्राह्मणों की जो कल्चर थी हिंदू धर्म में, वो बहुत ज़्यादा क्या करने लगी, एनिमल सेक्रीफाइस, राइट, मतलब हत्या, ठीक है, बलि देने लग गई, जिसके कारण एनिमल की संख्या बहुत ज़्यादा कम होने लग गई। और साथ में एग्रीकल्चर भी लोगों ने शुरू कर दिया था। और आपको भी पता होगा, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो हिस्ट्री में 2 धर्म, एक तो बुद्धिज़्म और एक जैनिज़्म, इसी एनिमल सेक्रीफाइस के खिलाफ निकल करके आए। बेसिकली दोनों क्षत्रिय कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और ब्राह्मणिकल कल्चर के अनुसार एनिमल सेक्रीफाइस किया जाता था रिचुअल्स में। और इसके कारण क्या हो रहा था कि एनिमल लोग बहुत ज़्यादा कम हो रहे थे, कैटल्स जो है जो बहुत ज़्यादा कम होने लग गया। इसी के बदले, इसी के रिवोल्ट में, प्रोटेस्ट में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, महावीर जैन और गौतम बुद्ध दोनों निकले और एनिमल सेक्रीफाइस के खिलाफ हो गए। और इन लोगों को सपोर्ट सबसे ज़्यादा किस कम्युनिटी ने किया था, तो वो थी तीसरी कैटेगरी, दैट इज़ वैश्या एंड शूद्रास। अब ये वैश्यास एंड शूद्रास ने क्यों किया, क्योंकि ये एक एग्रीकल्चरल कम्युनिटी थे जो एग्रीकल्चर करते थे, लेकिन इनको चाहिए था कैटल्स, क्योंकि बिना कैटल्स के ये एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रोपेगेट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको प्लफिंग करनी थी, बहुत सारी चीज़ें करनी थी। इसकी वजह से इन लोगों ने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को सपोर्ट किया और ब्राह्मणिकल कल्चर के खिलाफ एक नया धर्म स्थापना हुई और उसमें जा कर के शामिल हो गए, ठीक है। तो ये आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब कैटल, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि कैटल को एज अ करेंसी भी लोगों ने डिस्करेज करने लग गए आने वाले समय में। लेकिन तब तक क्या था कि एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रिवेल हो गया था। तो उसके बाद लोगों ने बोला यार एक ऐसी चीज़ है जो सभी को एक्सेप्टेबल है, ग्रेन्स लाइक बार्ले, वीट, राइस, तो सभी लोगों को गेहूं, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब क्या करते हैं, मनी को हम चेंज कर देते हैं ग्रेन से, कि किसी को कुछ भी चाहिए होगा और ये चीज़ सभी को एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हर एक इंसान ग्रेन्स तो कंज्यूम ज़रूर करता है। तो अगर आपको किसी की भी सर्विस लेनी है या गुड्स को एक्सचेंज करना है तो क्या करते थे, हम ग्रेन्स से एक्सचेंज करना शुरू कर देते थे, करेक्ट। लेकिन इसके साथ भी 2 प्रॉब्लम्स निकल करके आई। वो 2 प्रॉब्लम क्या थी, पहली प्रॉब्लम आई स्टोरेज की, कि भैया ठीक है धन तो है, अब हम कितना ग्रेन्स जमा करेंगे। तो अगर आपने एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ पे आपको दिखे होंगे कि बड़े बड़े ग्रेनरीज पाए गए हैं, लाइक मोहनजोदाड़ो में। अब ठीक है, हर जगह, इवन पूरे इंडस वैली के बहुत ही वेरियस प्लेसेस पे छोटे बड़े ग्रेनरी पाई गई है। ग्रेनरी का मतलब कहाँ, क्या कि वहाँ पे ग्रेन्स को इकट्ठा करके रखा जाता था। क्यों? क्योंकि ये एक मनी की तरह काम करता था, और इवन राजा महाराजा हो या थे या नहीं थे, लेकिन कोई भी आदमी को अगर स्टोर करना होता था एज अ धन के रूप में, तो वो ग्रेनेज को स्टोर करते थे। जब कभी भी अकाल आ गया या कमी हो गई तो यहाँ से स्टोरेज में जो पड़ी हुई ग्रेन्स थी वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था पीपल के द्वारा, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि उस समय क्या था, पॉपुलेशन बहुत कम था, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा था, इससे क्या होता था, ग्रेन्स बहुत ज़्यादा उत्पादन होते थे, तो इस वजह से ग्रेन्स को स्टोर करना पड़ता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हर आदमी के पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं होती थी, तो वो कहाँ पे स्टोर करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम आ गई कि ग्रेन्स जो है वो एक पेरिशेबल आइटम है, मतलब ये सड़ जाएगी, तो ज़्यादा दिन तक आप इसको एज अ धन के रूप में या जमा करके रख भी नहीं सकते, क्योंकि आप किसी को दोगे तो सामने वाले को खाना पड़ेगा। अगर वो नहीं खाएंगे और देंगे दूसरे को, मान लिया जाए कोई सर्विस लिया और उसके बदले में आपने ग्रेन्स दिया, तो ग्रेन्स के साथ प्रॉब्लम है कि वो ग्रेन्स सड़ा हुआ है, तो दूसरा आदमी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे आज एक नोट अगर फटा हुआ हो तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो धीरे धीरे ग्रेन्स को भी डिस्करेज करने लोग लग गए। फिर आगे और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। उसके बाद आपको भी पता है कि मेटल करेंसीज निकल करके आई। ये सुनो, मेटल करेंसीज, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरीके से बहुत सारी करेंसीज निकल करके आए। लाइक सबसे पहली करेंसी जो आपको देखने को मिलेगी इंडिया के अंदर वो थी पंच मार्क्ड कॉइन, सिल्वर से बनी हुई। तो बहुत सारे आपको मिलेंगे कि कॉइन्स फिर चलने लगे, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या हो गए, मेटल करेंसीज। लेकिन इसके साथ भी 2 प्रॉब्लम थी। एक तो ये हेवी इन वेट था, हेवी वेट हुआ करती थी, तो लोग इतनी बड़े करेंसीज लेकर के, सिल्वर के बार से लेकर के, गोल्ड के बार लेकर के, कॉपर की करेंसीज लेकर के उसको पोटली में या फिर कहीं लेकर के रखना प्रॉब्लमेटिक होता था, चोरियां होती थी बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मेटल करेंसीज में निकल करके आई वो थी फॉर्जरी। मतलब कि हर आम आदमी को आप आज भी अगर आप किसी इंसान को दे दो सोना,
तो एग्जैक्टली देख करके नहीं बता पाएगा कि ओरिजिनल सोना है या नकली सोना है। तो यही फॉर्जरी होने लगी। कुछ लोग क्या करने लगे, उसी कॉइन्स जो बने हुए होते थे सोने के या किसी भी मेटल्स के, उसमें कुछ भी मिलावट करने लग गए। और इसकी वजह से क्या हो गया, हर एक आम आदमी को उसकी क्वालिटी और प्योरिटी का समझ नहीं था, जिसके कारण वो एक्सेप्ट तो कर लेते थे, लेकिन कभी वो दोबारा दूसरे को देने जाते थे तो पता चलता था यार ये तो नकली है। तो ये जो फॉर्जरी की प्रॉब्लम शुरू हुई, इस वजह से मेटल करेंसीज को भी इन 2 कारणों की वजह से डिस्करेज किया गया। एंड देन फिर उसके बाद धीरे धीरे करके दुनिया डेवलप हुई। आपको भी पता है, हिस्ट्री आप अगर पढ़ेंगे धीरे धीरे कंटिन्यूएशन में। और उसके बाद जब देश आज़ाद होने लगे तो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड होने लगे। लेकिन जब गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड हुए तो उन्होंने कहा लोगों से कि यार ये तो सब कुछ प्रॉब्लमेटिक है, चलो जिसके पास सोना पड़ा हुआ है तो आप क्या करो कि सोना ला करके दे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको अपने रिजर्व्स में, जैसे आपने मनी हाइस्ट में देखा होगा कि हर कंट्री की एक गोल्ड रिजर्व होती है, तो गोल्ड रिजर्व ऐसे ही नहीं बन गया। और लोगों ने गोल्ड, क्योंकि गोल्ड कीमती होता था, तो अपनी वैल्यू को, अपनी करेंसी की वैल्यू को हमेशा किस चीज़ से लिंक किया जाता था, सरकार के पैसों को गोल्ड से। आपने भी देखा होगा कि अमेरिका से लेकर के सभी लोगों ने अपनी करेंसी को लिंक कर रखा था किससे, गोल्ड से, इसलिए गोल्ड रिजर्व होती थी। आपको बादशाहों मूवी से लेकर के मनी हाइस्ट में दिखेगा कि सब गोल्ड के सोने के बार्स होते हैं, सेंट्रल बैंक उस कंट्री के जो रखे होते हैं, और उतने ही इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ पैसे वो निकाल करके प्रिंट करके मार्केट में सर्कुलेट करते हैं। तो ये एक इकोनॉमिक्स का है, वो हम बाद में कभी समझेंगे जब इकोनॉमिक्स की क्लास होगी तो देखा जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल आप ये बात समझिए कि गोल्ड के, तो जब सरकारें इस्टेब्लिश होने लगी तो उन्होंने लोगों से कहा कि आप एक काम करो, अगर ये प्रॉब्लमेटिक है तो आप क्या करो, आपके पास जो भी सोना पड़ा है वो सरकार को दे दो। उसके बदले सरकार क्या करेगी, आपको एक प्रॉमिसरी नोट्स देगी। ये एक बॉन्ड की तरह होता है इस तरीके से, इसमें सब कुछ लिखा रहता है कि आपने मान लिया जाए कि 5,000 रुपये वर्थ का गोल्ड अगर दिया है 5,000 रुपीज़ का, तो यहाँ पे आपको 5,000 रुपीज़ वर्थ का एक प्रॉमिस लिखा हुआ मिल जाएगा। इस वजह से ही इसको क्या बोलते हैं, प्रॉमिसरी नोट, कि गवर्नमेंट ने आपको एक प्रॉमिस दिया है कि आपका 5,000 का सोना मेरे पास पड़ा हुआ है और ये पेपर उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे भी प्रॉमिसरी नोट में भी कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे। मान लिया जाए कि आपने 5,000 का तो दे दिया, जिसके पास जितना सोना पड़ा हुआ था उतना तो उसने मेंशन करके दे दिया आपको। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि अब मान लिया जाए कि ये मैं लेकर के जाऊँगा और किसी को दूंगा और 2,000 रुपीज़ का सामान लूँगा, मान लेते हैं, तो भैया 3,000 रुपये वो मुझे रिटर्न कैसे करेगा? उसके पास तो 3,000 रुपये की प्रॉमिसरी नोट होगी तभी तो वो रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो रिटर्न कैसे करेगा? तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अराइज हो गई लोगों के सामने। इसलिए गवर्नमेंट ने धीरे धीरे प्रॉमिसरी नोट को कन्वर्ट करना शुरू किया और उसके बाद आपको मिलेगा क्या, करेंसी। ठीक है, और वो थी यही प्रॉमिसरी नोट कन्वर्ट होकर के क्या बन गई, पेपर करेंसी। और इन सभी जो पूरा आप चार्ट देख रहे हैं, फिर धीरे धीरे पेपर करेंसी चली, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम्स आने लगे। इसका ही प्रॉब्लम जो अराइज हुआ वही जन्म देगा किसको, क्रिप्टो करेंसी को। तो ये एक बैकग्राउंड मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ये यहाँ तक पहुँचने के लिए कि आखिर डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ तो हुआ क्यों। और आपको इतना पिक्चर अगर पता है तो आपको सभी सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो। फिर भी अगर नहीं भी चलो माइंड अप्लाई नहीं करते हो तो फिर भी मैं आपको बता दूंगा पेपर करेंसी। चलिए, और यहाँ से पेपर करेंसी में जो खामियां आई वहीं से निकल करके आया डिजिटल करेंसी। और डिजिटल, एक मैं पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, सब जगह की। तो ये है फ्लो ऑफ मनी चार्ट। नाउ यहाँ पे मैं थोड़ा सा, अगर आप ये लिख लिए हैं तो आप पॉज करके वीडियो को इसको पूरा लिख लीजिए क्योंकि मैं इसको हटाऊंगा। लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ समझाता हूँ कि आखिर पेपर करेंसी में प्रॉब्लम क्या थी। और मनी जो पूरा ये आप सिस्टम देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो कहानी मैंने बताई, इसके पीछे एक क्रक्स है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये पूरा सिस्टम बन गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि कहते हैं ना नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। तो मनी की भी ज़रूरत धीरे धीरे इंसानों को पड़ी और इस तरीके से जब जब ज़रूरत पड़ी तो लोगों ने अपने आप को एडवांस किया, प्रॉब्लम्स आई, फिर से कुछ नया निकाला, फिर कुछ उसमें प्रॉब्लम आई, और यही संसार में होता रहा है और आज भी होगा। जैसे टेलीफोन था तो फिर मोबाइल आया, बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती चली गई। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही थी। नाउ ये पूरा सिस्टम आप देख रहे होंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो आपने नोटिस नहीं करी होगी, वो ये है, इन सभी सिस्टम के पीछे एक चीज़ कॉमन थी, वो थी ट्रस्ट। ये पूरा सिस्टम चल रहा था किस चीज़ पे, ट्रस्ट पे। मान लिया जाए कि गवर्नमेंट स्टैब्लिश तो हुई और उसने प्रॉमिसरी नोट दी, मतलब है कि एक अगर आप मेरे पास आते हो, उदाहरण के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप मेरे पास आते हो और मुझे बोलते हो कि सर ये मेरे पास 1 लाख का सोना पड़ा हुआ है, आप रख लो, क्योंकि मेरे पास ना बहुत टेंशन होता है मेरे को इधर जमा करके रखने का। तो आप क्या करोगे, आप मेरे को 1 लाख का सोना दोगे, आप फिर बोलोगे कि आप बदले में ना मेरे को लिख करके दे दो। मैं आपको एक लिख करके मस्त प्रॉमिसरी नोट दे देता हूँ कि मैं आपको वचन देता हूँ कि किसी ज़माने में कभी भी आप आओगे मेरे पास, जब आपको ज़रूरत होगा, ये 5,000 रुपये, 1 लाख रुपये का प्रॉमिसरी नोट आप हमको दोगे और मैं आपको क्या करूँगा, रिटर्न कर दूँगा सोना। अब बोलो, क्या आप इस नोट से, इस लिखे हुए प्रॉमिसरी नोट जो मैं इशू करूँगा, क्या आप उस पर ट्रस्ट कर लोगे? नहीं करोगे। लेकिन ये पूरा सिस्टम चल रहा है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे आपको ट्रस्ट है।
दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है पूरी मॉनेटरी सिस्टम में या पूरी एक्सचेंज में। एक तो ट्रस्ट, क्योंकि ट्रस्ट तो डेफिनेटली आज पूरे एक कंट्री के अंदर जितने लोग रहते हैं जिसे हम सिटीजन कहते हैं, उन सभी को सरकार पे एटलीस्ट ट्रस्ट होता है। इस वजह से उनके इशू किए हुए नोट पे आप देखे होंगे कि अगर आप पर्स से 500 रुपया किसी भी करेंसी नोट को निकालेंगे तो यहाँ पे एक वचन लिखा होता है RBI गवर्नर का कि मैं धारक को 200 रुपये देने का वचन देता हूँ, सिग्नेचर। लेकिन ये तो लिख दिया गया और आप इस पर ट्रस्ट भी करते हो कि हाँ भैया बोला है, RBI भाव ने बोला है कि अपन ट्रस्ट कर रहे ला, इधर लो मेरे को, मैं आपको 200 रुपया दूंगा। आ रहा हूँ मैं क्रक्स पे, लेकिन मैं पहले आपको दूसरा प्रॉब्लम समझाता हूँ। एक तो ट्रस्ट पे चलता है, दूसरा क्या होता है, ये शुरू से आप देख रहे हैं जो इवन मैंने हिंट में भी बताया। और दूसरी किसी भी मनी के सीन में क्या होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इस पूरी सिस्टम में, मॉनेटरी सिस्टम में, दैट इज एक्सेप्टेंस। कि भैया चलो प्रॉमिसरी नोट RBI भाव ने इशू किया, करेंसी RBI ने इशू किया, ठीक है, आपने लिया, आपको ट्रस्ट था, आपने लिया। लेकिन मान लीजिए आपको ट्रस्ट है RBI पे, हो सकता है कि मेरे को ट्रस्ट ना हो। आप मुझे आकर के ये प्रॉमिसरी नोट दोगे या फिर ये करेंसी 200 रुपया का दोगे, मैं बोलूँगा मेरे को RBI पे ट्रस्ट नहीं है तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता। मेरे को कुछ और ला करके तो जिस पे मुझे ट्रस्ट है, मैं आपको बोलूँगा नहीं मेरे को सोना ही चाहिए तभी मैं अपनी सर्विस आपको दूंगा। तो एक्सेप्टेंस। और आप देखे होंगे कि पूरा चार्ट में एक चीज़ होगा कि लोग कैटल के लिए भी एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ भैया कैटल को हम एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानते हैं, ग्रेन्स को भी मानते हैं, मेटल्स को भी मानते हैं, ये सब चीज़ों को मानते हैं पेपर करेंसी। और आज आपको भी पता है किसी को भी नोट दोगे किसी भी काम के बदले, किसी भी गुड्स के बदले, वो एक्सेप्ट करता है। तो आज के डेट में ये ट्रस्ट और एक्सेप्टेंस दोनों चीज़ें बराबर बनी हुई थी इस पूरे सिस्टम में। इस वजह से अभी तक टिल टुडे ये मॉनेटरी सिस्टम बहुत अच्छे से फंक्शन कर रही है और होपफुली आने वाले समय में भी करेगी। बट कोई भी चीज़ कभी स्टैटिक नहीं होती, हर चीज़ में एक बदलाव ज़रूरी होता है। अब आप देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी का जन्म क्यों हुआ। मैं यहाँ से बहुत कुछ को डिलीट कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, ठीक है, तो क्लियर है। मैं ये पार्ट हटाता हूँ। देखिए क्रिप्टो करेंसी का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि ट्रस्ट और एक्सेप्टेंस ये दोनों हिलने लगा है, ठीक है। दोनों में विश्वास में भी दरार पड़ गई है, भरोसा अब नहीं है। किस पे? सरकार पे। क्यों नहीं है वो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। लेकिन आज आपको भरोसा ना हो क्योंकि हम लोग आम आदमी, हम लोग थोड़ा लेट से चलते हैं, लेकिन किसी एक आदमी के मन में ये बात समझ में आ गई थी कि धीरे धीरे ये जो ट्रस्ट है ना वो कभी ना कभी हिलेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में हर चीज़ पहले हो जाता है। इसी तरीके का एक आदमी था जिसका नाम था सतोशी नाकामोटो। इसने इंटरनेट पे 1 अक्टूबर 2008 को इंटरनेट पे एक पेपर पब्लिश किया और उसमें लिखा कि हमें एक ऐसी करेंसी चाहिए, एक ऐसी करेंसी जो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बाईपास कर सके। मतलब कोई RBI या सेंट्रल गवर्नमेंट या दुनिया में हर जगह जो भी करेंसी पब्लिश करती है वो किसी कंट्री की सेंट्रल बैंक होती है, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बाईपास कर सके। मतलब मेरे को ये नहीं चाहिए, जैसे पहले सिस्टम चलता था कि कोई सरकार नहीं होता था कि ग्रेन्स को मान्यता देते, हम लोग आपस में मांडोली कर लेते थे। कोई ऐसा नहीं है कि कैटल को मान्यता देता था, हम लोग आपस में मांडोली कर लेते थे, एक दूसरे को एक्सचेंज करते। तो हमें नहीं चाहिए भैया, हमें नहीं चाहिए इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बीच में। मिस्टर ए को भेजना है करेंसी, मिस्टर बी को डायरेक्ट भेजो, ये ट्रस्ट भी करेगा और एक्सेप्ट भी करेगा। इसलिए हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, अब सतोशी नाकामोटो ने ये बात कही लेकिन लोगों ने इसको ध्यान नहीं दिया। 1 साल के बाद जब सतोशी नाकामोटो ने पहली क्रिप्टो करेंसी निकाली जिसका नाम था बिटकॉइन, कब? 2009 में, तब सभी के होश उड़ गए। अरे भाई ये क्या बना डाला, ये एक अल्टरनेट मनी बना डाला। मनी तो थी, करेंसीज तो थी, लेकिन अब ये क्रिप्टो करेंसी। तो बिटकॉइन क्या है? फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो क्यों बोल रहे हैं? देखिए क्रिप्टो इसलिए बोले जा रहे हैं क्योंकि ये पूरी तरह से एक क्या है, ये कहीं दिखाई नहीं देती। इसको वर्चुअल क्यों बोलते हैं? क्योंकि रियल में जैसे आप 200 रुपये का नोट अपने हाथों में देख सकते हो, मनी था आप देख सकते हो, कैटल को आप पकड़ सकते थे, देख सकते थे, ग्रेन्स को देख सकते थे, सारे जितने भी अभी तक हमने मनी को यूज़ किया सब फिजिकली प्रेजेंट था। लेकिन ये जो क्रिप्टो है वो वर्चुअल है। क्यों? क्योंकि ये एक कोडिंग होती है सॉफ्टवेयर की जो एग्जैक्टली दिखाई नहीं देती है। तो ये कोडिंग इस वजह से वर्चुअल है। और डिजिटल है क्योंकि सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर की मदद से बनाया गया है, तो इसलिए डिजिटल है। क्रिप्टो क्यों है? क्योंकि उस पूरी तरह से इनक्रिप्टेड है। अगर कौन सा कोड है एक करेंसी के अंदर कोई नहीं जान सकता, वो एकदम क्रिप्टो है, इनक्रिप्टेड है। तो उसके बदले एक दूसरी कोड बना करके रैंडमली निकाली जाती है, लेकिन ओरिजिनल कोड हमेशा सेफ रहती है। इस वजह से क्रिप्टो और करेंसी की तरह वर्क करती है, इस वजह से क्रिप्टो करेंसी। तो बिटकॉइन
सतोशी नाकामोटो ने रिलीज़ किया। और ये सतोशी नाकामोटो कौन है? आज तक इसकी आइडेंटिटी कभी कोई नहीं जान पाया, लेकिन कोई बंदा है इस नाम का, लेकिन वो एग्जैक्टली कौन है आज तक पूरी दुनिया ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन कभी भी ये बात पता नहीं चला है। फाइन, अब ये चीज़ें क्यों आई देखिए, मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। आरबीआई ने मान लेते हैं 500 रुपये के नोट और 2000 रुपीज़ के नोट पे वचन दिया था कि अपन वचन दे रहा है, ठीक है, कि भैया वैलिड है। लेकिन 2016 के अंदर जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई, भाइयों बहनों बोल करके सरकार ने इस वचन को वापस ले लिया और बोला कि 500 और 2000 रुपये पे जो हम वचन देते थे अब वो वचन वैलिड नहीं है। मतलब दिस करेंसी इज़ नॉट अ लीगल टेंडर एनी मोर। क्लियर? अब ये एक लीगल टेंडर नहीं है, तो वचन वापस ले लिया। अब आपका पैसा, आपके पास प्रॉमिसरी नोट, क्योंकि करेंसी भी एक प्रॉमिसरी नोट है। अब कोई आकर के अचानक कहे कि आपके पास जो पड़ा हुआ प्रॉमिसरी नोट है जिसके बदले आपने सोना रखा है, किधर? आरबीआई को, क्योंकि आरबीआई ने, गवर्नमेंट ने बोला कि सोना रखो, मैं आपको प्रॉमिसरी नोट दूंगा। आपने सोना रखा, प्रॉमिसरी नोट मिला, और अचानक से कोई आकर के ये कह दे कि आपके पास जो पड़ा हुआ प्रॉमिसरी नोट है उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठेंगा, क्या होएगा? क्या होगा? आपका ट्रस्ट हिला ना। यार कल के डेट में कभी भी कोई भी देश की सरकार कह दे कि सारे पैसे वैलिड नहीं हैं, हर आदमी जो करोड़पति है, अरबपति है, खरबपति है, सब कुछ है, एटलीस्ट 10 दिन के लिए ये सही कर दे, सब जीरो, कोई अमीरी गरीबी नहीं, सब खत्म, सब नल्ला। सरकार कर सकती है बिकॉज सरकार के पास वो पावर है कि ना। अब चलो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, बहुत सारी चीज़ें होगी, ठीक बात है, चलो डेमोक्रेसी में ये सब चीज़ होता नहीं है। लेकिन रात को 8 बजे आ करके सोते जागते आपको बंद कर दिया गया, सारे नोट वेस्ट हो गए। अब आती है प्रॉब्लम एक्सेप्टेंस की। अब वो नोट जब बंद हो गया तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आपके पास होते हुए भी अब वो कोई काम का नहीं है। अब आपको अपने ही पैसे के लिए रोज़ रात में लाइन लगना पड़ रहा है, दिन में लाइन लगना पड़ रहा है, और अपने ही नोट को एक्सचेंज कराने के लिए आप सरदर्दी उठा करके घूम रहे हो। ट्रस्ट हिल गया ट्रस्ट। ये इसलिए हो रहा है, इसको बात को आप समझिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है। इसलिए हम इस सभी गवर्नमेंट की जो एक बैंक होती है, गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित बैंक, जिसे लाइक इंडिया में सेंट्रल बैंक है, क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हम उसे सेंट्रल बैंक बोलते हैं। अमेरिका के भी जो फेडरल रिजर्व बैंक है उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका। उस तरह से हर कंट्री के बैंक को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल मतलब क्या? एक आदमी के पास, एक इंस्टीट्यूशन के पास सारा है, क्योंकि वही नोट छापता है, वही मान्यता देता है, वही प्रॉमिस देता है, सब कुछ वही देता है, वो जिस दिन चाहे खत्म। दूसरा, आपका पैसा किधर है, कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसका रिकॉर्ड सिर्फ आरबीआई के पास होता है, वो भी पूरा रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। जो डिजिटल में है उसका रिकॉर्ड रखेंगे, जो डिजिटल में नहीं है उसका रिकॉर्ड भी नहीं है, ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड। प्रॉब्लम क्या आती है, चलो आप इसका एक और प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं इसको हटाता हूँ, पहले जगह बनाता हूँ। अब मान लेते हैं कि बैंक में आपने पैसा रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल एसबीआई में आपने पैसा रखा हुआ है अपना 1 करोड़, ठीक है। अब आपको भी पता है कि बैंक कैसे वर्क करती है। आपका सारा 1 करोड़ तो इसके पास होगा नहीं, क्योंकि इसने तो लोन दे रखा होगा, और आपका 1 करोड़ जब आप मांगोगे तो चलो आपको वो दे भी देगा, क्योंकि वो मैनेज कर देगा इधर के उधर से, क्योंकि उसके पास 2 चीज़ें होती है, एक CRR होता है, इसके SLR होता है। नहीं भी होगा तो आरबीआई से लोन लेकर के देगा, बट आपको दे देगा जब आपको चाहिए। लेकिन मान लिया जाए कि लोन पे पैसे दे रहा है, और मान लिया जाए कि एक दिन ऐसा हो और सभी के सभी डिपॉजिटर आ जाए बैंक के पास, SBI के पास, और बोले मेरे को आज सभी को आज के आज ही पैसा चाहिए। क्या SBI दे पाएगा? क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि उसके पास पैसे हैं ही नहीं देने के लिए। क्यों? क्योंकि वो लोन पे दिया हुआ है 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए। चलो ठीक है, आरबीआई तो फिर भी हेल्प कर देगा, लेकिन कितना हेल्प करेगा? उतना जो उसने लोन दिए हैं, और वो भी एक ऐसे लोन जो वापस आने की उम्मीद है। और आपको भी पता है कि आज सभी बैंक NPA की क्राइसिस से सफ़र कर रहा है। ये सुनो, NPA की क्राइसिस से सफ़र कर रहा है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसे हम बैड डेट बोलते हैं। अब SBI ने लोन दे दिया किसको? बड़े बड़े उद्योगपतियों को, विजय माल्या, ये वो दुनियादारी, सबको, मगर वो सब लेके भाग गए। तो इसका मतलब वो पैसे SBI के अपने पॉकेट से थोड़ी ना लाया था, आप सभी डिपॉजिटर के पैसे थे जिसको दे दिया, जिसके आने की कोई उम्मीद नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में जब आप पैसे मांगने जाओगे तो ये बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसके बहुत सारे लोन। अब ये SBI पे आपका ट्रस्ट था, लेकिन आपको भी पता है धीरे धीरे आपका ट्रस्ट हिलने लगा ना। क्यों? क्योंकि रिसेंटली 2 साल के अंदर PMC बैंक, येस बैंक,
ये सारे बैंक क्या हो गए, ख़त्म होने की कगार पे आ गए। क्यों आ गए ख़त्म होने की कगार पे? क्यों? क्योंकि इन लोगों ने इतना लोन दे रखा है जिसकी रिकवरी होने का नाम नहीं, और बैंक हो चुका है दिवालिया, डूबने वाला, क्योंकि बैंक तो एक बिजनेस एंटिटी है। तो मतलब बैंक पे भी अब आपका ट्रस्ट थोड़ा सा हिलने लग गया है। आप तो कह रहे हो ठीक है भैया हमने तो दिया आपको पैसे, लेकिन आप ऐसे लोन दे रहे हो रेकलेसली, सरकार के प्रेशर में आकर के इसको उसको, किसी का कोई हिसाब किताब नहीं, सरकार भी बदल जाएगी, चीज़ें भी बदल जाएगी, मेरा पैसा तो वापस नहीं आएगा। अब 1 करोड़ रुपया जमा किया, लेकिन DGCI के अकॉर्डिंग जो इंश्योरेंस होती है, आपको मैक्सिमम कितना पैसा आपका इंश्योर है कानून के हिसाब से? सिर्फ 5 लाख रुपये। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बन सकता है कि एक बैंक में अगर एक डिपॉजिटर ने पैसा रखा, तो बैंक अगर दिवालिया हो जाता है, बैंक बंद हो जाता है किसी भी कारण से, तो कितना रुपया आपको मिल सकता है? हर एक डिपॉजिटर को मैक्सिमम जो है या तो उतना मिलेगा, या फिर मैक्सिमम 5 लाख रुपए मिलेगा। आपका 1 करोड़ तो गया। तो ट्रस्ट तो नहीं, इस वजह से लोग बैंक पे पैसा रखते भी नहीं। और बैंक, आपको पता है कि बैंक आपको लगता है सुरक्षित है, लेकिन आपको भी पता है गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में बैंक किस तरीके से रेकलेसली आपका ही पैसा किसी को भी दे रही है, किसी को भी लोन पे दे रही है बिना वेरिफिकेशन करेगा, और किस तरीके से ट्रस्ट कहीं ना कहीं हिला, बिल्कुल हिला। तो ये सारी जो प्रॉब्लम थी, इसी प्रॉब्लम को वो आइडिएशन के रूप में एनालाइज कर लिया था किसने? सतोशी नाकामोटो ने। क्लियर है? अब सतोशी नाकामोटो ने ये सारी चीज़ें की, क्रिप्टो करेंसी बनाई, और ये बनी थी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पे। अब ये ब्लॉकचेन क्या होता है? अब इसी ब्लॉकचेन को हम क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। अब मैं आ रहा हूँ ब्लॉकचेन पे भी। अब ये है सेंट्रल सिस्टम जहाँ पे सारा कंट्रोल एक के पास है, लेकिन ये ब्लॉकचेन है जिसका सारा कंट्रोल किसके पास है? एकदम डिसेंट्रलाइज, मतलब कोई मालिक नहीं है, सब मालिक है अपने आप में। मतलब ये ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी, चलो मान लेते हैं कि आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी शायद ना ही ज़्यादा उतना फेमस हो, ठीक है, होगी, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी शायद उतना सक्सेसफुल ना भी हो, लेकिन गवर्नमेंट की क्रिप्टो करेंसी तो होगी, और यही फ्यूचर भी है। चलो, लेकिन ब्लॉकचेन जो था, जिसको सतोशी नाकामोटो ने ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके बिटकॉइन बनाया, लेकिन आने वाला फ्यूचर तो ब्लॉकचेन का तो है। वो क्यों है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ पे ब्लॉकचेन को भी पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप खुद समझ रहे होंगे कि मैं एक टॉपिक से किस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स को या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आएगा, ठीक है। चलिए, तो ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज। अब ब्लॉकचेन क्या होता है, थोड़ा सा बात इस पर भी कर लेते हैं। देखिए, ब्लॉकचेन एक इलेक्ट्रॉनिक लेजर होती है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक लेजर का मतलब क्या? देखिए, लेजर का मतलब हिंदी में होता है बही खाता। बही खाता। अब बही खाता का मतलब क्या है? जैसे समझिए कि अगर एक दुकान है आपके पास, आप कहाँ से लेकर के आए सामान, किससे खरीदे और किसको बेचे, और अगर आपने इसका हिसाब किताब यहाँ पे रखा, तो आपको भी पता है इस अकाउंट बुक को आप क्या बोलोगे? बही खाता, यहाँ पे बोलोगे लेजर। तो यही जब इलेक्ट्रॉनिकली होता है तो इसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक लेजर ना। अब ये ब्लॉकचेन क्यों कहते हैं इसको? देखिए, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो ब्लॉक और एक चेन। अब ये ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी से कैसे लिंक्ड है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसे मान लिया जाए आपके पास 100 रुपये थे, आपने किसी दुकान में दे दिए, ठीक है, आप वहाँ से 100 रुपये का प्रोडक्ट लेकर के आए, अपनी दुकान में दे दिया। अब वो दुकान वाला किसी और को दे दिया, मगर कोई भी हो सकता है कि कोई रिकॉर्डर कोई रखे, आपको भी जो 100 रुपये मिले होंगे, कि आपने लिखा था कि ये 100 रुपया मुझे वो चाची से मिला, वो दादी से मिला, ऐसा कुछ भी आपने नहीं लिखा होगा, कोई रिकॉर्ड करके नहीं रखा होगा। तो मतलब क्या है कि एक इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि हर एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हो रहा, हाथ बदल रहा है, एक पैसा इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर जा रहा है, लेकिन किसी को कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। क्लियर है? ठीक है। तो यही चीज़ क्या होती है ब्लॉकचेन में? नहीं होती है। ब्लॉकचेन में क्या होता है कि हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, और जब एक ट्रांजैक्शन, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, सपोज कीजिए कि मिस्टर ए है, इसने मिस्टर बी को क्रिप्टो करेंसी भेजा, क्रिप्टो, ठीक है, भेजा। जैसे एक ट्रांजैक्शन गया, अब तो होना क्या चाहिए कि भैया पहले तो ए के पास मान लेते हैं कि 10 बिटकॉइन उसने भेजा, तो अब ए के पास 10 बिटकॉइन होने चाहिए। अब ये तो वर्चुअल करेंसी है, फिजिकल होता तो हम तो मस्त थूक लगा के गिन लेते या पानी लगा के गिन लेते, लेकिन बिटकॉइन एकदम सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली चल रहा है, डिजिटली चल रहा है। तो 10 बिटकॉइन इसने भेजा बी को, बट बी को अभी मिला कि नहीं मिला, इसके पास 10 कॉइन थे या नहीं थे, ठीक है, ये बी को ही गया या किसको गया, कुछ पता नहीं। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि इस ट्रांजैक्शन को सब कुछ वेरीफाई करना होता है। अब ये वेरीफाई कौन करते हैं? वेरीफाई करते हैं अलग अलग नेटवर्क्स पे बैठे हुए कंप्यूटर्स। बहुत सारे लोग बैठ करके इस ट्रांजैक्शन को, कि ए ने बी को पैसे भेजा, ए के पास पैसे थे और एग्जैक्टली बी के पास आ गए, ये सभी चीज़ों को, इस सभी, ये पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। इसी नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? नेटवर्क को ब्लॉकचेन। ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शन जब हो रहा है,
इन सभी लोग यहाँ पे कंप्यूटर लेकर के अपने बैठे हुए हैं और सब लोग इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि बैठ करके उस पर लुकिंग करते हैं, एक कोडिंग होती है जिससे ये वेरिफिकेशन होता है। इसमें टाइम लगता है अप्रॉक्सीमेटली, मान लीजिए 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट लगता है टाइम। तो जब कभी भी ए से बी के पास जाएगा तो वो सारा चीज़ का, जैसे इवन आज भी आप किसी को भेजते हैं पैसे, तो बैंक भी बीच में बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ है जो वेरीफाई करता है। इवन क्रेडिट कार्ड से भी आप करते हैं तो आपके पास है, नहीं पैसे होते हैं तो डिक्लाइन हो जाता है। सिमिलरली ये भी पैटर्न उसी तरीके से चलता है। अब यहाँ पे कौन करते हैं, वो आदमी सब कौन है, कोई भी हो सकता है। आप भी अपना लैपटॉप लेकर के इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकते हो कोडिंग के थ्रू, अगर आपको कोडिंग आती है। मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं तो, बट वो ऐसा भी नहीं है कि आपको बैठ के सीखना पड़ेगा, ऑटो पायलट मोड पे चलता है। कुछ चीज़ें आप सीखते हो, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती है। ठीक है, आने वाले टाइम में इसके लिए डिग्रियाँ भी होगी, कोर्सेज भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें होगी आने वाले टाइम में, ये भी आप देखोगे। अब बहुत सारे आदमी लैपटॉप लेकर के बैठे हुए हैं, आप भी हो सकते हो, और इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को जो एक से बी के को किया गया उसको वेरीफाई करते हो। कुछ टाइम लगता है और वेरीफाई करते हो। इन सभी लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर्स। अब ये फ्री में तो काम नहीं कर रहा है लैपटॉप लेकर के, इसको भी कुछ मिलना चाहिए इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए। तो होता क्या है कि अगर बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन हुआ तो बिटकॉइन का, इस बिटकॉइन का, या फिर जो बिटकॉइन की इसी को होती है माइनिंग, एक नया बिटकॉइन माइन हो रहा होता है नया, जो क्योंकि आरबीआई जिस तरह से नोट छापती है तभी तो वो मार्केट में सर्कुलेट होती है। तो सवाल तो ये भी आता है ना कि कोडिंग करके जो बिटकॉइन बनाया गया, ये भी तो किसी ने बनाया होगा, क्योंकि कोई चीज़ होगा तभी तो हम उसको ट्रांजैक्शन करेंगे, उसको हम एक्सचेंज करेंगे। तो ये बिटकॉइन क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटर लेकर के इसकी माइनिंग करी जाती है, राइट। एक बिटकॉइन को पहले माइनिंग करने में 10-15 दिन लग जाते थे, आज के डेट में एक बिटकॉइन को माइन करने में 150 साल लग जाएंगे। ठीक है, ये होता है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है। खैर, वो अभी हमारे सब्जेक्ट मैटर का पार्ट नहीं है। तो अब छोटा सा एक बिटकॉइन का हिस्सा इनको मिलेगा जो भी सक्सेसफुली इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेंगे। लेकिन यहाँ इस सिस्टम से, इस नेटवर्क से जितने भी कंप्यूटर्स अगर जुड़े होंगे इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने में, सभी के पास उस ट्रांजैक्शन की एक कॉपी चली जाएगी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम। कि मतलब जो ट्रांजैक्शन हुआ उसको वेरीफाई करने के लिए बहुत सारे लोग हैं और सभी के पास एक कॉपी है, जो ये साबित करता है कि ए से बी को पैसे गए। और हर एक ट्रांजैक्शन पे ये चीज़ होती है, एक कॉपी। ठीक है, अब आते हैं, तो जैसे एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है तो एक ब्लॉक क्रिएट हो जाता है। इसी ब्लॉक को हम कहते हैं ब्लॉक चेन का ब्लॉक। ठीक है, अब इस ब्लॉक में क्या चीज़ें होती है, 3 डेटा कलेक्टेड होती है, 1, 2, 3। अब इन 3 डेटा को क्या बोलते हैं, पहली डेटा को बोलते हैं रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कि ए ने बी को भेजा, कितना भेजा, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ होती है। दूसरा क्या होता है, हैश। अब इस हैश को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट, मतलब एक यूनिक कोड होती है। ठीक है, यूनिक आईडी। अब ऐसे आईडी समझ लो, यूनिक आईडी मतलब जितना एक ट्रांजैक्शन होगा खुद से एक ऑटोमेटिकली एक हैश क्रिएट कर देगा, बहुत लंबा चौड़ा सा 20-25 डिजिट्स का अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिंबल्स के थ्रू एक हैश। अब तीसरा इन्फॉर्मेशन क्या होता है, प्रीवियस हैश। अब जैसे कि मान लेते हैं कि एक ट्रांजैक्शन हुआ, अब यही 10 बिटकॉइन जो ट्रांजैक्शन हुआ, 10 बी ने किसी को 2 बिटकॉइन दे दिए, तो फिर से एक ट्रांजैक्शन हो जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं और हर ट्रांजैक्शंस पे क्या होगा, क्योंकि लेजर है, वही खाता है, जितना भी ट्रांजैक्शन होगा। अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता है कि हर ट्रांजैक्शन को आपको रिकॉर्ड करना है, तो आप रिकॉर्ड करोगे। हर ट्रांजैक्शन को आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो जैसे रिकॉर्ड करोगे हर ट्रांजैक्शन को, तो उसकी एक ब्लॉक बनती चली जाएगी और सब ब्लॉक आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, इसलिए एक चेन क्रिएट करता है। इसी चेन को क्या बोलते हैं, ब्लॉक चेन। अब मान लेते हैं कि इसका कोड है ए, इसका बी, इसका सी। ठीक है, अब ये तो मान लेते हैं कि पहली बार फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ, बिटकॉइन को माइन किया गया और उस बिटकॉइन का फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ, तो हम क्या बोलेंगे भैया, 000। इसकी पहली कोड क्या हो जाएगी, 0। इस ब्लॉक को हम लोग क्या बोलेंगे, जेनेसिस ब्लॉक। ठीक है, जिसकी हैश जो है प्रीवियस हैश कुछ भी नहीं होगी तो 0 डाल दिया। लेकिन ए इधर बी, हर एक ब्लॉक में उसका प्रीवियस ट्रांजैक्शंस का प्रीवियस हैश भी इंक्लूड होगा इस ब्लॉक के अंदर इन्फॉर्मेशन। अब प्रीवियस होने से क्या मतलब है कि यहाँ तो हर एक ट्रांजैक्शन वेरीफाइड हो रही है, और दूसरा क्या है कि हर एक ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही है, सभी का एक पूरा चेन बनता चला जा रहा है। क्लियर है, सभी का एक चेन बनता चला जा रहा है। अब कोई आदमी, जैसे आप एक उदाहरण मैं बोलूँ कि एक बैंक, आपने मिस्टर ए को ट्रांसफ़र किया पैसे, ठीक है, बैंक के पास वो रिकॉर्ड है। अब मान लिया जाए कि आपको उसमें चेंजेस करना, तो ये बैंक तो आराम से जाएगा अपने सिस्टम पे बैठ करके उसको हटा देगा। और पहले पेपर होता था तो लिखा हुआ रहता था, तो पेपर ही फाड़ के लेके चला गया। तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकता है कि गायब किया जा सकता है, ट्रांजैक्शन को बदला भी जा सकता है करप्शंस के लिए। लेकिन इसमें क्या होगा कि हर बारी एक ब्लॉक बन जाएगा और इस ब्लॉक को चेंज कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने यहाँ कोड बदला लेकिन यहाँ पर बदलेगा नहीं। और ये डिसेंट्रलाइज है, मतलब ये जितने भी कंप्यूटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, सब कंप्यूटर अलग अलग सर्वर से कनेक्टेड है, तो कोई किसी को नहीं पहचानता है, कोई किसी से कोई टच में नहीं है, सब अपना अपना इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। तो आपने इसको तो चेंज कर दिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि भैया ये किस किस कंप्यूटर से अटैच है, तो वहाँ तो ए ही रह जाएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम, अब जब ये होगा तो आप यहाँ पे पकड़ लिया जाएगा। जैसे आप इसको चेंज करोगे तो इधर एरर दिखने लग जाएगा, इधर एरर होगा तो इधर भी एरर आने लगेगा। मतलब इस डिसेंट्रलाइज सिस्टम से कभी भी
कोई भी ट्रांजैक्शन आप फॉर्ज नहीं कर सकते, उसको एडिट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, अगर करने की कोशिश भी किए तो वो पकड़ा जाएगा प्लस। ठीक है, ये एक बात होती है। चलिए, तो इस वजह से ये बहुत ही क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क टेक्निकल भाषा में, कि हर एक ट्रांजैक्शन के लिए प्रूफ ऑफ वर्क है और ये सारी कोडिंग्स प्रूफ ऑफ वर्क दिखाती है। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम पे हमारा ब्लॉकचेन सिस्टम आधारित है और उसी पे क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शंस होती हैं और ट्रांजैक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांजैक्शंस किया जाता है। खैर, अच्छी बात है, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बहुत फ़ायदे हैं और वहीं से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी निकलते हैं। जैसे ब्लॉकचेन कहाँ यूज़ किया जा सकता है, इलेक्शंस में यूज़ किया जा सकता है। आपने एक्जैक्टली किस कैंडिडेट को, किस पार्टी को वोट दिया, ये आपको नहीं पता, ये तो इलेक्शन कमीशन जानता है। लेकिन आपको पता, क्योंकि वो तो सेंट्रलाइज हो गया। अब इलेक्शन कमीशन को कोई जा करके कहे, इलेक्शन कमीशन बैठ करके उसको चेंज भी कर सकता है अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू, अगर कर भी सकता है, ऑब्वियसली कभी भी कोई भी कर सकता है। ठीक है, इवन उसको फॉर्ज भी किया जा सकता है। लेकिन अगर डिसेंट्रलाइज सिस्टम से कनेक्टेड होगा तो आपने दिया तो वो आपको खुद वेरीफाई हो जाएगा कि मैंने जिसको वोट दिया वो वोट एक्जैक्टली उसी को गया। अब और वो वोट अब इस दुनिया की कोई ताकत उसको चेंज नहीं कर सकता। हॉस्पिटल्स में इसका यूज हो सकता है। हॉस्पिटल में फॉर एग्जांपल एक पेशेंट दिखाया आज, तो उसकी सारी रिकॉर्ड्स बन गए, हर एक दिखाने के बाद जो भी डेटा थे वो सारा एक ब्लॉक क्रिएट कर दिया। फिर वो कभी दूसरे हॉस्पिटल में जाएगा तो उसको पूरी तरह से बीमारियों की प्री हिस्ट्री ऑलरेडी वहाँ पे होगी, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। पुलिस में FIR हो सकता है, जिसको कोई पुलिस वाला FIR चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी रिकॉर्ड FIR ही करा, सब कुछ सारे डिटेल्स जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब रिकॉर्ड हो जाएंगे। प्लस PDS में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा, सब भी मतलब आप समझिए कि जितना चीज़ आप सोच सकते हैं आपके दिमाग में आ सकता है, वहाँ पे आप इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को रहने देते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का बस मैंने एक इतिहास बताया, तो यहाँ से कुछ ज़्यादा खास नहीं है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। ठीक है, क्लियर बात? ओके, अब यहाँ से करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा स्टेट है, विच स्टेट इम्प्लीमेंट द ब्लॉकचेन। ठीक है, विच स्टेट इन इंडिया implemented or used blockchain technology ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और कौन सा, विच स्टेट, वो भी फर्स्ट स्टेट इन इंडिया। आंसर क्या होगा आपका? झारखंड। देखिए, रिसेंटली झारखंड गवर्नमेंट ने अपने सीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो सीड होती है फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, उसके लिए पहली बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। और इसके साथ झारखंड इस पूरे भारत देश में पहला ऐसा स्टेट बन गया जिसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, मतलब गवर्नमेंट, मतलब कौन सी सरकार। ठीक है, तो झारखंड स्टेट ने पहली बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को किया। एक सेटलमेंट नाम की कंपनी है जिसकी मदद से ये हो पाया, और किस चीज़ के लिए हुआ है? सीड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए। तो ये एक क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर इस साल के लिए। फाइन, चलिए अब हम बात करते हैं एक और करंट अफेयर की, कि विच कंट्री, वो कौन सी कंट्री है, विच कंट्री एडॉप्टेड बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी एज देयर लीगल टेंडर। मतलब लीगल टेंडर का मतलब जैसे करेंसी है, तो किस कंट्री ने फर्स्ट अडॉप्ट किया? आंसर आपका होगा एल सल्वाडोर। ये फर्स्ट कंट्री है जिसने बिटकॉइन को अपना, मतलब है कि रुपीज़ जिस तरीके से डॉलर होती है, लाइक उस तरीके से उसकी अपनी करेंसी जो भी है, लेकिन उसने बिटकॉइन को भी लीगल टेंडर बना दिया कि अब लोग हैं जो बिटकॉइन से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ब्रेड पाव कुछ भी खरीद सकते हैं, रेस्टोरेंट में पेमेंट कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और दूसरी कंट्री जो है वो है CAR, दैट इज़ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है, ये दो कंट्री ने अभी तक टिल एज ऑफ नाउ अगस्त तक, सितंबर तक, ये दो कंट्री हैं जो बिटकॉइन को, ये और सब इसी साल इन लोगों ने अडॉप्ट किया है। ठीक है, ये तो दो हो गई करंट अफेयर। आते हैं तीसरे करंट अफेयर पे। इस तीसरा करंट अफेयर है, विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स ओन क्रिप्टो करेंसी। Which country launched its own cryptocurrency first in the world? पूरे वर्ल्ड में पहली। अब आते हैं इस पे कॉन्सेप्ट है, दैट इज CBDC। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको एग्जाम में मिलेगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। देखिए, रिसेंटली दुनिया में सभी देश अपनी खुद की करेंसी, मतलब डिजिटल करेंसी, एक ये सारी जो आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल एटसेट्रा, सोलाना, जितने भी हैं,
सारे यूएसडी तेथर, ये सब जो है वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है। मतलब है कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा मिंट करके या बनाया हुआ सॉफ्टवेयर की मदद से, ब्लॉकचेन की मदद से बनाया हुआ करेंसी है। नाउ डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी ही फ्यूचर होने वाली है, क्योंकि आपको भी पता है पेपर करेंसी सब लोग धीरे धीरे डिस्करेज कर रहे हैं। और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना आप देखेंगे किस तरीके से ब्लॉक बनता है, और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर पाना डिजिटल करेंसी के लिए कितना यूजफुल होता है, या डिजिटल करेंसी के केस में आप कर सकते हैं। तो सभी देश की, पूरी दुनिया की हर देश अपनी खुद की करेंसी एज ए लीगल टेंडर, मतलब जैसे आप रुपीस देखते हो उस तरीके से डिजिटल करेंसी निकाल रही है ब्लॉकचेन पे आधारित। तो उसी तरीके की करेंसी को हम क्या बोलते हैं, सीबीडीसी, दैट मीन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो अभी तक दुनिया में टोटल 9 कंट्रीज ऐसी हैं जिसने अपनी खुद की डिजिटल करेंसी, सरकार ने, गवर्नमेंट ने, वहाँ के सेंट्रल बैंक ने डिजिटल करेंसी निकाल ली है। इवन आरबीआई ने भी अपना टारगेट रखा है 2022 से लेकर के 2023 में आरबीआई भी अपनी डिजिटल करेंसी लेकर के आती है। उसका क्या नाम है देखा जाएगा, वो तो बात की बात है। लेकिन वो कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसकी सरकार ने अपनी पहली डिजिटल करेंसी, ये अलग है, एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन, एक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को पहले इस्तेमाल किया, लीगल टेंडर बना दिया। लेकिन वो कौन सी कंट्री है जिसकी खुद की सेंट्रल बैंक ने, गवर्नमेंट ने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, तो वो लीगल टेंडर तो होगा ही। वो कंट्री है बहामास। बहामास फर्स्ट कंट्री है, ठीक है। और लेटेस्ट कौन है, नाइजीरिया। तो टोटल 9 कंट्री है ऐसा जिसने अपनी खुद की सीबीडीसी लॉन्च की है, सेंट्रल बैंक। तो क्वेश्चन में ये भी डायरेक्टली पूछा सकता है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च विच कंट्री फर्स्ट लॉन्च इट्स ओन सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। मतलब बात सेम है। तो बहामास है पहली और नाइजीरिया है भी लेटेस्ट। नाइजीरिया पूछेगा नहीं, लेकिन बहामास आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये बात तो हो गई, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक तीसरे करंट अफेयर पे। विच कंट्री launched first open source क्रिप्टो करेंसी और सीबीडीसी इन द वर्ल्ड। देखिए सीबीडीसी तो बहामास ने भी लॉन्च किया, लेकिन ओपन सोर्स्ड, मतलब एक ऐसी कोडिंग करके जो बनाई हुई है वो सभी देख सकते हैं, ओपन सोर्स कर दिया। मतलब इसमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, कि किस तरीके से बनाया गया, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे कोई भी चीज़ें की ओपन सोर्स आप कर देते हो तो इसके पीछे का जो पूरा कोडिंग सिस्टम होता है वो आपको नजर आता है। तो किस कंट्री ने अपना फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी सीबीडीसी तो लॉन्च किया, इस 9 कंट्री में वो भी कंट्री है, लेकिन उसकी जो क्रिप्टो करेंसी है वो ओपन सोर्स्ड है, राइट। वो कंट्री है, आंसर क्या होगा, नाइजीरिया, सॉरी दैट इज नॉर्जेस बैंक। नॉर्जेस बैंक ने लॉन्च किया है, नॉर्जेस बैंक। अब ये बेसिकली है, कौन सी कंट्री है, नॉर्जेस बैंक। अच्छा ठीक है, एग्जैक्टली मैं कंट्री भूल गया हूँ, ये आई थिंक, हाँ सॉरी करेक्ट याद आ गया, नॉर्वे। नॉर्वे की सेंट्रल बैंक का नाम है नॉर्जेस बैंक। तो नॉर्वे ने लॉन्च करी है पहली ओपन सोर्स क्रिप्टो सीबीडीसी, और ये इथेरियम पे आधारित है, ठीक है। इथेरियम टेक्नोलॉजी, जो इथेरियम भी एक तरीके के प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है, उसी पे ये बेस्ड है, ठीक है। 3 करंट अफेयर्स हो गए। अब आते हैं हम चौथे करंट अफेयर्स पे। स्टेबल कॉइन, ये भी आपको करंट अफेयर में दिखेगा। अब स्टेबल कॉइन का मतलब क्या होता है, स्टेबल कॉइन एक इस तरीके की क्रिप्टो करेंसी होती है जिसकी वैल्यू, हुज वैल्यू is pegged to stable currencies। जैसा मतलब है कि जैसे स्टेबल करेंसी, आपको भी पता है कि क्रिप्टो करेंसी की जो प्राइसिंग है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। तो स्टेबल करेंसी एक इस तरीके की क्रिप्टो करेंसी बनाने की कोशिश पूरी दुनिया कर रही है, प्राइवेट इंडिविजुअल, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर नहीं होगा तो लोगों का ट्रस्ट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, कब प्राइस एकदम नीचे चला जाएगा, हमारी हार्ड अर्नड मनी क्या होगी, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जो लोगों की होती भी है। बट एक ऐसी करेंसी निकाला जाए बहुत हद तक उसकी प्राइस जो है स्टेबल हो, तो वो क्या करते हैं, एक ऐसी करेंसी निकालते हैं जिसको किसी ना किसी स्टेबल एसेट, जैसे गोल्ड है, डॉलर है, इंडिया की रुपी है, उससे लिंक कर दिया जाए, जिससे क्या हो कि उसकी हमेशा प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे, थोड़ा ही करे, क्योंकि फ्लक्चुएट तो हमारा रुपीज़ भी करता है, डॉलर भी करता है, सब करता है, लेकिन ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे। तो स्टेबल करेंसी, तो पहली ऐसी स्टेबल करेंसी कौन थी, वो है यूएसडी तेथर। ओके, यूएसडी तेथर इज़ द फर्स्ट करेंसी जिसने अपनी वैल्यू को डॉलर से लिंक कर रखा है, स्टेबल करेंसी, ठीक है।
स्टेबल करेंसी, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी तक आपको मैंने जो भी बताया यहाँ पे 3-4 करंट अफेयर्स हैं, पूरा क्रिप्टो करेंसी का आपको पूरा और ब्लॉकचेन के बारे में आपको समझाने की कोशिश की। आई होप कि मैं सक्सेसफुल रहा हूँ आपको ये पूरी तरह से पूरी डिटेल्स में समझाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोगों के साथ शेयर करें, और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए टॉपिक के साथ जिसमें बहुत सारे करंट अफेयर्स होंगे, और आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरीके से आपको जो भी करंट अफेयर्स एक पर्टिकुलर टॉपिक से आ सकती है वो मैंने ऑलरेडी करा दिया। मैं ओशन पे कराने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो ओशन होगा, क्योंकि इस साल ओशन से रिलेटेड बहुत सारे करंट अफेयर्स, लगभग 7-8 करंट अफेयर्स है। तो मैं ओशन के थ्रू सभी करंट अफेयर्स को, इवन स्टैटिक पार्ट भी है उसको भी कवर कराने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद।